हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर फिज़िक्स का है। आई वाला चैप्टर है और इसको हम दो पार्ट में पूरा करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम सारे डिफेक्ट पढ़ेंगे इसके, बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और आई के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। वहीं दूसरे पार्ट में जो कि हमारा जल्दी आपको फ़ौरन मिल जाएगा वो भी, उसमें हम बाकी के चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। उसमें बहुत सारे फिनोमिनन हमें पढ़ने हैं, जैसे कि आसमान नीला क्यों नज़र आता है और आई कौन डोनेट कर सकता है, कौन डोनेट नहीं कर सकता है। बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हमें उसमें शामिल करनी है। तो इस वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, सभी बच्चों में, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, ताकि बहुत दिन से एक डिमांड आ रही थी बच्चों की कि आई चैप्टर पढ़ा दीजिए। तो आज हम इसको कवर करने वाले हैं, आई चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। आई, अगर हम बात करें अपनी ह्यूमन आई की, तो हमारी आई में कौन कौन से पार्ट होते हैं। हमारी आई में देखिए, जो सबसे बाहर का बल्ज पार्ट होता है, उभरा हुआ पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। उसको क्या बोलते हैं हम, कॉर्निया। उसके अंदर आप जाएंगे तो ये है आइरिस। अब ये आइरिस क्या होता है, देखिए, अगर हम अपनी आई की बात करें, सामने से देखें, तो ये पूरा जो काला सा आपका पार्ट नज़र आता है, वो तो है आपका कॉर्निया। ये पूरा पार्ट जो है वो आपका क्या है, कॉर्निया। इसमें बीचों बीच एक आपको सुराख नज़र आएगा, एक छोटा सा होल नज़र आएगा। दिस इज कॉल्ड पपिल। सामने से आपको दिखा रहा हूँ मैं, दिस इज कॉल्ड पपिल। और आंखों का जो कलर होता है, जो आई का कलर होता है, दैट इज ड्यू टू आइरिस। यही है आपका आइरिस, ये रहा आइरिस। उसके अंदर आप जाएंगे तो ये है सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स जो है वो हमारे लेंस को पकड़े हुए होते हैं। तो लेंस हमारा कौन सा होता है आई में, आप कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारी आई में। आँख के अंदर जाएंगे तो एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विट्रियस ह्यूमर। और लेंस और कॉर्निया के बाहर भी एक लिक्विड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। तो बाहर वाला लिक्विड को एक्वस ह्यूमर, अंदर वाले को विट्रियस ह्यूमर। ये पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में, तो यहाँ ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि एक्वस ह्यूमर यानी कि बाहर है, और भी बाद में आता है तो ये अंदर है, किसके, आई के। हमारी आँख का जो पर्दा होता है, जहाँ पे इमेज बननी है, दैट इज रेटिना। इसको हम क्या बोलेंगे, रेटिना। यहीं पर इमेज बनती है। इमेज कहाँ बनती है, तो आप कहेंगे रेटिना पर बनती है। ये क्या चीज़ हमने बनाई है, दिस इज ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। और यहीं से आपके ब्लड वेसल्स भी जारी होती है इसके पास से ही। इस स्पॉट को हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो पूरा स्पॉट है, इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट वो स्पॉट है आई का जहाँ पर ब्लड वेसल्स, ऑप्टिक नर्व, ईटीसी एंटर करती हैं आई के अंदर। और ये स्पॉट जो है, यही यहाँ पर आपकी कोई इमेज नहीं बनती, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। अगर रेटिना की हम बात करें, तो रेटिना पे हमारे पाए जाते हैं दो तरह के सेल्स। एक होता है कॉर्न शेप्ड, दूसरा होता है रॉड शेप्ड। कॉर्न शेप्ड और रॉड शेप्ड। कॉर्न शेप्ड जो होते हैं आपके, वो है कलर पकड़ने के लिए आपकी। तो कलर पकड़ने का काम किसका होता है, तो आप कहेंगे कॉर्न शेप्ड जो सेल्स होते हैं रेटिना पर, उनका काम है कलर को पकड़ना और ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। वहीं आप बात कर रहे हैं रॉड शेप्ड की, तो ये डिम लाइट को पकड़ने का काम करते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि आप थोड़ी बहुत रोशनी में भी देख पाते हैं। वो किस वजह से देख पाते हैं, क्योंकि हमारी रेटिना पर क्या होता है, रॉड शेप्ड सेल्स होते हैं। हम कलर देख पाते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारे आई में कॉर्न शेप्ड सेल होते हैं, किसके अंदर, रेटिना के ऊपर। अब जैसे हमने बताया, हर एक आई का पार्ट हमने बता दिया है यहाँ पे। अब आप एक एक करके इनके काम समझिए कि कॉर्निया का क्या काम है और आइरिस का क्या काम है
पपिल का क्या काम है? पपिल की तरह भाई, ये रहा हमारा बीच का जो होल है, उसको हम क्या बोलते हैं? पपिल, PUPIL, ये हो गया पपिल। अब देखिए, कॉर्निया का काम होता है आई पर जो लाइट हमारी पड़ रही है उसको ज़्यादातर कन्वर्ट कर देना, ज़्यादातर लाइट को अंदर की तरफ मोड़ देना। किसका काम होता है? कॉर्निया का काम होता है। लाइट को अंदर मोड़ने का मतलब क्या है? हमारी लाइट जो होती है जब कॉर्निया पर पड़ती है तो वो क्या है? अंदर की तरफ मुड़ जाती है। अंदर की तरफ मुड़ना ही क्या कहलाता है? कन्वर्ज होना। क्या कहलाता है? कन्वर्ज होना। एक वर्ड और आएगा आपका बार बार जब आप पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब होता है लाइट का कहाँ पर जाना? बाहर की तरफ मुड़ जाना। लाइट अगर आपकी बाहर की तरफ मुड़ रही है, जैसे ये बाहर जा रही है, अगर लेंस हम बात करें कॉनकेव की, तो लाइट कहाँ मुड़ जाती है? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मुड़ना क्या कहलाता है? डाइवर्जेंट। और अंदर की तरफ मुड़ना कन्वर्जेंट। तो कॉर्निया का काम होता है ज़्यादातर लाइट को अंदर की तरफ मोड़ देना। अब आता है आइरिस और पपिल का काम। आइरिस और पपिल बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। हमारी आई के अंदर कितनी लाइट जाएगी, कितनी लाइट एंटर करेगी, ये काम होता है आइरिस और पपिल का। एक्चुअल में आइरिस जो होता है छोटा बड़ा अपने आप को कर कर इस पपिल के साइज़ को छोटा बड़ा कर देता है। यानी आइरिस के मूवमेंट की वजह से पपिल का साइज़ जो है वो छोटा बड़ा हो जाता है। अब होता क्या है, जैसे आप कभी कभी बहुत तेज़ रोशनी में होते हो, अचानक बाहर से धूप में से अचानक आप जब कमरे में जाते हो अपने, तो आपको कुछ देर नज़र नहीं आता, कुछ देर नज़र नहीं आता ना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप धूप में थे, बाहर थे, तब आपका ये जो पपिल था वो कम खुला हुआ था, ज़्यादा रोशनी जा रही थी, भी बाहर बहुत ज़्यादा रोशनी थी, इस वजह से आपका पपिल कम खुला हुआ था, तो कम रोशनी जा रही थी। जब आप बाहर से अचानक आते हैं अंधेरे कमरे में या कम लाइट वाली रोशनी वाले कमरे में, तब होता क्या है कि आपका पपिल तो अभी वही छोटा सा ही था। अब कमरे में आपकी लाइट जो है वो कम, पहले से ही कम है, तो अब आपका पपिल क्या करेगा? धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। जब पपिल बड़ा होगा तो उससे क्या होगा? ज़्यादा लाइट आपकी रोशनी जाने लगेगी आई के अंदर, और थोड़ी देर बाद आपको उस कमरे में भी ठीक से नज़र आने लगेगा। देखा है ना आप लोगों ने, जब आप अचानक रोशनी से अंधेरे कमरे में जाते हो तो आपको कुछ देर ऐसा लगता है कि अंधेरा अंधेरा सा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद धीरे धीरे नज़र आने लगता है। तो पपिल का साइज़ जो होता है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। फ़ौरन नहीं होगा, थोड़ा देर में होगा, लेकिन ये थोड़ी देर में बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही उल्टा हिसाब है, जब आप अंधेरे रूम से अचानक धूप वाले आंगन में चले जाते हैं, धूप वाली बहुत ज़्यादा जगह पर चले जाते हैं, तो होता क्या है? तो उस टाइम आपकी आँखें जो है अचानक बंद सी हो जाती हैं, चकाचौंध जिसको आप कहते हो कि क्लियर हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंधेरे कमरे में आपका पपिल का साइज़ बड़ा होता है। जब आप अचानक धूप में जाते हो तो उस टाइम भी बड़ा ही होगा, तो ज़्यादा रोशनी अंदर जाएगी आई के अंदर, तो आप आंखें अपनी बंद कर लेते हो लाइट को कंट्रोल करने के लिए। हालांकि बाद में ज़्यादा रोशनी में आपका जो पपिल है धीरे धीरे छोटा हो जाता है, और नतीजा क्या होता है कि आपको ठीक से थोड़ा नज़र आने लगता है तेज़ रोशनी में भी। यानी पपिल का और आइरिस का काम क्या है? लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करना कि कितनी लाइट अंदर जाएगी, तो लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करने का काम किसका है? पपिल का और आइरिस का होता है। अब आता है सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स का काम क्या है? सीलियरी मसल्स जो होते हैं हमारे इस लेंस को मोटा पतला कर देते हैं। यानी जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो हमारा मसल्स जो है, हमारे जो लेंस है उसका साइज़ छोटा बड़ा हो जाता है, पतला मोटा हो जाता है। यानी कभी पतला हो जाएगा, खिंच जाएगा तो पतला हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा तो फिर अपनी साइज़ पर आ जाएगा। तो ये सीलियरी मसल्स जो है वो आपके क्या करते हैं? ये सीलियरी मसल्स जो है आँख के एकोमोडेशन में हेल्प करते हैं। अब ये क्या बवाल है भाई, एकोमोडेशन? एकोमोडेशन का मतलब होता है, आप जैसे जानते हो कि आप दूर की चीज़ भी देख पाते हो और पास की चीज़ भी देख पाते हो। तो एकोमोडेशन ऑफ आई आप समझ गए। आप जैसे कि आप जब दूर का देख रहे होते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं, और जब हम पास का देख रहे होते हैं तो हमारे मसल्स जो है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो जब आप पास का देखते हो तो उस टाइम एकोमोडेशन हमारी आई कर रही होती है, लेकिन जब बहुत ही दूर का देख रहे होते हैं आप तो एकोमोडेशन हमारी आई नहीं कर रही होती। मुद्दे की बात ये है, सीधी सीधी बात, कि एकोमोडेशन ऑफ आई किसे कहते हैं? आप एकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब है आप पास का भी देख पा रहे हो और दूर का भी देख पा रहे हो। हमारी आई जो है वो पास का और दूर का देखने में आपको हेल्प करती है,
किसकी मदद से? सिलियरी मसल्स की मदद से। तो सिलियरी मसल्स जो है हमारे एकोमोडेशन ऑफ आई में हेल्प करते हैं, यानी पास का और दूर का देखने में आपको हेल्प करते हैं। सिलियरी मसल्स के बाद आते हैं मुद्दे पर कि आपका रेटिना का काम क्या है। जैसे हमने पहले बता दिया, रेटिना का काम होता है इमेज बनाना। आपकी जो इमेज होती है आई की, जो भी आप चीज़ें देखते हो वो कहाँ पर बनती है इमेज? तो आपकी बनती है रेटिना पर। रेटिना वैसे आप 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पर बनती है। रेटिना पर कितने तरह के सेल्स होते हैं? तो आप कहेंगे कॉन और रॉड शेप्ड सेल होते हैं। कॉन सेल का काम होता है सी फॉर कॉन, सी फॉर कलर, तो कलर को पकड़ना, प्लस ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। जब भी आपने देखा होगा, कभी आप दुकान पे जाते हैं, बहुत सारी लाइट्स वगैरह लगी होती है, कपड़े की दुकान पे जाए, किसी शोरूम पे जाए, इतनी लाइट्स लगी होती है, वहाँ पर आप कपड़ा वगैरह लाते हो तब तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, बड़ा कलरफुल और शानदार लग रहा होता है। और जब घर पर आते हो तो वही कपड़ा थोड़ा सा आपको डल लगने लगता है। एक्चुअल में दुकानों पर बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती है, जब ज़्यादा लाइट होगी तो हमारे कौन सेल है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, अच्छी तरीके से काम कर रहे होते हैं, कलर वगैरह आपको अच्छी तरीके से नज़र आएंगे। तो दुकान पर तो बहुत अच्छा लग रहा होता है कपड़ा वगैरह जो भी है, लेकिन घर पर लाकर वही चीज़ थोड़ी सी हमें डल लग रही होती है, इतनी अच्छे कलर उसमें हमें नज़र नहीं आते। वो इसीलिए होता है क्योंकि दुकानों पर बहुत ज़्यादा लाइटिंग करते थे, देखे होंगे आपने, अच्छी तरीके से लाइटिंग हो रही होती है, तो ज़्यादा लाइटिंग में आपको अच्छे कलर नज़र आएंगे। वही आपका लाइट अगर कम होगी तो आप वैसे भी नॉर्मल भी आप अगर लाइट कम कर दीजिए अपने रूम में तो आपको ज़्यादा कलर ठीक से नज़र नहीं आएंगे किसी भी चीज़ के। तो डिम लाइट के लिए कौन सेंसिटिव होता है? तो आप कहेंगे रॉड शेप्ड जो सेल होते हैं वो डिम लाइट को भी पकड़ लेते हैं, इसलिए कम भी रोशनी होगी किसी भी रूम में, किसी भी जगह पर, तो भी आपको चीज़ें तो नज़र आएंगी, लेकिन कैसी नज़र आएंगी? थोड़ा ब्लैक एंड वाइट टाइप की नज़र आएंगी, यानी उसमें कलर ठीक से आपको नज़र नहीं आएंगे। तो ये तो हमने बता दिए सारे आई के पार्ट्स का। अब आपको डिटेल में आगे बताते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं रेंज ऑफ विज़न। अब रेंज ऑफ विज़न क्या है? रेंज ऑफ विज़न देखिए, हमारी आई जो है वो कितनी मैक्सिमम दूरी तक देख सकती है और कितनी मिनिमम दूरी तक देख सकती है। एक होता है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट की अगर हम बात करें तो नियर पॉइंट हमारा होता है 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट क्या होता है भाई? वो कम से कम दूरी जहाँ तक आपकी आँख साफ देख सकती है उसको हम क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। अब जैसे मैं इस पेन को लूँ, मैं अपने पास लेकर आऊँ, तो मैक्सिमम मैं अगर पास लेकर आऊँगा तो मेरी आई से 25 सेंटीमीटर तक मुझे क्लियर नज़र आएगी, उससे कम पर करूँगा तो मुझे धुंधला नज़र आएगा। यानी मेरी आँख की कैपेसिटी कितनी है? कम से कम कितनी दूरी तक मैं देख सकता हूँ? सिर्फ और सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक, उससे कम पर नॉर्मल आई नहीं देखती नॉर्मली, एक एवरेज की हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या होता है? तो फार पॉइंट की अगर हम बात करें तो फार पॉइंट होता है कि मैक्सिमम का ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी दूरी तक देख सकते हो क्लियरली, आपकी आँख ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूरी तक आपको दिखा सकती है बिल्कुल क्लियर, उसको हम क्या बोलते हैं? फार पॉइंट। अब ये फार पॉइंट कितना होता है? तो ये होता है इन्फिनिटी, यानी आपकी दूर की देखने की भी कोई लिमिट नहीं होती। इन्फिनिटी का मतलब होता है बिल्कुल लास्ट पॉइंट हो गया। अगर आप दूर का देखने में आपको परेशानी हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी आँख में डिफेक्ट हो गया। ऐसी बहुत ही पास का नहीं दिख रहा आपको, 25 सेंटीमीटर से दूर करनी पड़ रही है किसी चीज़ को, मान लीजिए आप बुक्स पढ़ रहे हैं और बुक को पढ़ते वक्त आपको क्या करना पड़ रहा है? दूर करना पड़ रहा है, तो अभी आपकी आँख में डिफेक्ट हो गया। और इन्फिनिटी है, बहुत दूर का आपको नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी आँख में हो गया डिफेक्ट। आपको क्या करना पड़ रहा है कि भाई ज़रा पास ले आओ। जैसे क्लासरूम में अगर आगे बच्चे बैठे हुए हैं और उनको बोर्ड ठीक से नज़र नहीं आ रहा, मैं कहूँ भाई बताओ क्या लिखा हुआ है, वो कह रहे बच्चे सर हमें नज़र नहीं आ रहा, तो उनको यानी कि नियर पॉइंट उनका गड़बड़ हो गया है। वही आपका बात करें दूर का देखने में अगर परेशानी है, पीछे वाले रो में जो बच्चे बैठे हुए हैं तो उनको अगर नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब उनका जो फार पॉइंट है वो गड़बड़ हो गया है। तो उसी बुनियाद पर आई के डिफेक्ट हमें पढ़ने हैं। अब देखते हैं आई के डिफेक्ट क्या क्या होते हैं। चलिए अब बात करते हैं, जैसे हमने बताया नियर पॉइंट और फार पॉइंट की अगर बात करें तो हमने बता ही दिया है कि नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या होता है। अब नियर पॉइंट और फार पॉइंट अगर आपका गड़बड़ हो गया है तब आपकी आई में हो गया है डिफेक्ट। अब कौन कौन सी डिफेक्ट आपकी कोर्स में है? एक तो है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, कैटरैक्ट। ये सारे जो बीमारियां हैं, सारे जो डिफेक्ट है वो हमें डिस्कस करने हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके, पहले समझ लेते हैं कि मायोपिया की अगर हम बात करें
तो मायोपिया को दूसरा नाम है आपका शॉर्ट साइटेडनेस। अब नाम तो है शॉर्ट साइटेडनेस, लेकिन बच्चे कभी कभी सोचते हैं कि शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब हो गया पास का तो साफ दिखाई दे रहा है, दूर का साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता, उल्टा है। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब हो गया पास का तो साफ दिखेगा लेकिन दूर का साफ नहीं दिखेगा। हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो उसका दूसरा नाम होता है फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है, लॉन्ग यानी दूर का तो साफ दिखाई देगा लेकिन पास का साफ दिखाई नहीं देगा। तीसरा है आपका प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में एक्चुअल में बुढ़ापे में जब हमारे मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं तो आमतौर पर प्रेस बायोपिया में पास का साफ दिखाई नहीं देता लेकिन दूर का साफ दिखाई देता है, यानी एक तरीके का हाइपरमेट्रोपिया ही है, जिसको हम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कह देते हैं। किसको? प्रेस बायोपिया को। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना तो बहुत ही पास का दिखाई दे रहा है और ना ही बहुत दूर का दिखाई दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन बुढ़ापे में होती है आमतौर पर, तो उसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। आगे तीसरा है चौथा है आपका कैटरेक्ट। कैटरेक्ट जिसको आप मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं। मोतियाबिंद में हमारे जो आई लेंस होता है उसके बाहर एक ओपेक लेयर जम जाती है, एक ऐसी लेयर जम जाती है जिसके आर पार लाइट नहीं जा पाती। जब ना लाइट नहीं जा पाती है तो उसके लिए हमें फिर ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। अब एक एक करके डिफेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। चलिए देखिए, अब समझ लेते हैं मायोपिया के बारे में। मायोपिया जिसको आप शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, पर्सन हमारा पास की चीज़ तो साफ देख पाता है, नाम से पता चल रहा है शॉर्ट साइटेडनेस, तो पास का तो साफ नज़र आ रहा है लेकिन दूर की चीज़ उसको साफ नज़र नहीं आ रही है। इसका मतलब ये हुआ अगर आप आगे वाली रो में बैठे हुए तो आपको बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन पीछे वाली रो में बैठे हुए, लास्ट रो में बैठे हुए हैं तो आपको बोर्ड क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको कौन सा डिफेक्ट हो गया? मायोपिया हो गया। अब इसकी वजह क्या होती है? वजह होती है इसकी, या तो आपकी पावर जो है लेंस की वो आपकी पावर बढ़ गई है, कन्वर्जिंग पावर, कन्वर्जिंग यानी लाइट को अंदर मोड़ने की जो पावर है वो ज़्यादा हो गई है। या फिर हो सकता है पावर तो आपकी आई की लेंस की वैसी ही है लेकिन आपकी आई बॉल जो है वो सरक कर लंबी हो गई यानी बड़ी हो गई। तो इसके दोनों के नतीजे में होगा क्या? या तो इसके नतीजे में या इसके नतीजे में होगा क्या? इसके नतीजे में होगा ये कि आपकी जो इमेज बननी थी रेटिना पे वो रेटिना से पहले बन जाएगी। अब रेटिना से पहले बन गई तो आपको चीज़ जो है वो क्लियरली नज़र नहीं आने वाली। रेटिना पे बनेगी तभी क्लियर नज़र आएगा, रेटिना से पहले बन जाएगी तो अभी क्लियर नज़र नहीं आएगा, रेटिना के बाद बनेगी तो अभी क्लियर नज़र नहीं आएगा। इज इट क्लियर? अब आते हैं नियर पॉइंट। इसका क्या हो जाएगा? नियर पॉइंट इसका हो जाएगा 25 से ज़्यादा या 25 से कम। आप कहेंगे 25 से ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, 25 ही रहेगा, क्योंकि नियर पॉइंट में तो गड़बड़ है ही नहीं। आपके पास का तो साफ नज़र आ रहा है ना आपको। जब पास का साफ नज़र आ रहा है तो पास के पॉइंट में कोई गड़बड़ नहीं हुई। फार पॉइंट में आपके गड़बड़ हुई है क्योंकि आपको साफ दूर का नज़र नहीं आ रहा है, दूर का साफ नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इन्फिनिटी से ज़्यादा या इन्फिनिटी से कम। अरे इन्फिनिटी से ज़्यादा होती ही क्या है, इन्फिनिटी का मतलब है लास्ट पॉइंट हो गया, अब उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, तो हमेशा क्या लिखेंगे आप? लेस देन इन्फिनिटी। क्लियर? अब अगर डिफेक्ट ये वाला हो जाता है तो किस टाइप का चश्मा लगाएंगे? तो आप लगाएंगे आपकी आई के लेंस की पावर बढ़ी हुई है या घटी हुई है? बिल्कुल सही बात। पावर हमारी जब बढ़ी हुई है, जब कहीं पर आग लग जाएगी तो उसमें आप घी डालेंगे या पानी डालेंगे? घी डालेंगे। अरे पानी डालेंगे भाई, आग बुझानी है कि लगानी है? और तो यहाँ पे हमारी आँख में कौन सा लेंस है? हमारी आई में लेंस है कॉन्वेक्स। अब पता चला आपने एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, पावर वैसी बढ़ी हुई थी उसकी, आपने एक और लगाकर और बढ़ा दी पावर। पावर बढ़ानी है या घटानी है मुझे इस टाइम? तो मुझे पावर इसकी घटानी है ताकि मेरी जो रेटिना पर इमेज बन रही थी वहीं पर बने। तो मुझे कौन सा यूज़ करना है लेंस? इसमें अगर कॉन्वेक्स होता है हमारी आई में तो हमें लगाना है कॉनकेव लेंस। सबको पता है आँख में हमारी कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स। तो हमें उसका उल्टा लेना है। उल्टा कौन सा होता है इसका? कॉनकेव लेंस। तो चश्मा कौन सा लगाएंगे? कॉनकेव लेंस वाला। अब इसी का उल्टा क्या है आपका? बिल्कुल सब कुछ यही रहना है आपको। देखिए नोट्स कॉपी निकाल लीजिए और ये पूरे के पूरे नोट्स आप कॉपी कर लीजिए। यही चीज़ आपको एंट्रेंस वगैरह में काम में आनी है और यही चीज़ आपके एग्जाम पर्पज से आपको काम में आने वाली है। बिल्कुल जो जो मैंने लिख दिया बस आप यही सब कुछ लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए कॉपी निकाल के, सारी चीज़ें आपके काम में आने वाली हैं। अब मायोपिया का हमने पूरा बता दिया। सेम टू सेम आपका हाइपरमेट्रोपिया रहेगा। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या करना है? बस सब कुछ यही रखेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नियर बाई ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं क्लियरली, आप लिख देंगे कैन नॉट सी। यहाँ पे कैन नॉट और यहाँ पे कैन सी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे कॉज में हमने लिखा है इंक्रीज इन द कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, तो वहाँ हो जाएगा
डिक्रीज इन द कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, वहाँ पे कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी हाइपोमेट्रोपिया में। यहाँ पे इंक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल लिखा हुआ है, वहाँ पे आप लिख देंगे डिक्रीज इन आई बॉल। यहाँ पर इमेज हमारी कहाँ बन रही है, रेटिना से पहले बन रही है, हाइपोमेट्रोपिया में क्या हो जाएगा, रेटिना के बाद बनेगी। इन फ्रंट लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपके लिख देंगे बिहाइंड द रेटिना। और नियर पॉइंट हमारा यहाँ पर 25 है। अब यहाँ पे तो आपको पता है हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है, पास का पॉइंट ही तो गड़बड़ है, क्योंकि आपको पास का साफ नज़र नहीं आता है जबकि दूर का साफ नज़र आता है। तो पास का पॉइंट जो हो जाएगा वो लेस देन 25 हो जाएगा या मोर देन 25 हो जाएगा। आपको मैंने पहले बताया लेस देन 25 तो किसी का भी नहीं होता, हमेशा कम से कम पॉइंट क्या है हमारा। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, मोर देन कर देंगे, मोर देन 25 सेंटीमीटर। और इन्फिनिटी आपका फार पॉइंट में कोई गड़बड़ नहीं हुई है हाइपरमेट्रोपिया में, तो फार पॉइंट आपका सेम टू सेम रहेगा इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी। करेक्शन में आप क्या करेंगे, तो वहाँ पे हमने कहा पावर हमारी क्या हो गई है, कम हो गई है। हाइपरमेट्रोपिया की बात कर रहा हूँ मैं, सब आप जब लिखेंगे कॉपी पर तो ये सब ये चेंज कर लेंगे। तो वहाँ पर पावर जब कम हो गई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और लेंस लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो वहाँ पर आप यहाँ पे लगा रहे हैं आप बायोपिया में कॉनकेव लेंस, वहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए आपको दिखाते हैं जादू, छू मंतर। ये हो गया आपका हाइपरमेट्रोपिया। देखा जादू, क्या चेंज करा मैंने, कोई खास चेंज नहीं करा। जैसे मैंने आपको अंडरलाइन करके बता दिया है कि कहाँ कहाँ पे आपको बायोपिया में चेंज करना है, और चेंज होते ही आपका पूरा कन्वर्ट हो गया ये हाइपरमेट्रोपिया में। ओके, चलिए अब देखते हैं प्रेस बायोपिया। चलिए अब बात करते हैं प्रेस बायोपिया की। प्रेस बायोपिया ये बुढ़ापे का हाइपरमेट्रोपिया ही होता है। आमतौर पे ओल्ड एज में होता क्या है कि हम पास की चीज़ें साफ नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे सीलियरी मसल जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। अब सीलियरी मसल्स कमज़ोर हो गए हैं तो नॉर्मली हो जाता है हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि पास का तो साफ नहीं दिखेगा, दूर का साफ आमतौर पर दिखता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया यानी ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। इसका इलाज क्या है, करेक्शन क्या है, वो वही है पूरा सेम टू सेम आपका हाइपरमेट्रोपिया में जो आपने पढ़ा था। हाइपरमेट्रोपिया में जो आप लेंस लगाते हो वही इसमें लगाया जाएगा, क्योंकि है तो एक्चुअल में ये हाइपरमेट्रोपिया ही। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि उसी पर्सन में, बूढ़े लोगों में होता क्या है कि वो पास का भी साफ नहीं देख पाते बिल्कुल क्लियर, और दूर का भी साफ नहीं देख पाते। तो ऐसे लोग जो है वो दो चश्मे इस्तेमाल करते हैं, या फिर एक ही चश्मे में दो लेंस लगा लेते हैं, यानी इनको दोनों ही डिफेक्ट हो गए हैं, हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया है और मायोपिया भी हो गया है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो चश्मे में आपके आमतौर पे क्या कर लेते हैं, दो लेंस भी लगा सकते हैं या दो अलग अलग चश्मे भी यूज़ कर सकते हैं, एक पास की नज़र के लिए और एक दूर की नज़र के लिए। क्या बना दिया मैंने, गांधी जी का चश्मा बना दिया है। ये है हमारा कौन सा लेंस और ये वाला नीचे कौन सा लेंस लगाएंगे। अब ज़रा आप खुद ही सोच कर बताइए, जब आप दूर की चीज़ देख रहे होते हो तो आपकी निगाहें ऊपर होती है या नीचे होती हैं। जब आप दूर का देखते हो तो आपकी निगाहें ऊपर होती है, यानी आपका, अगर आपको वो डिफेक्ट है जो दूर वाला है, दूर वाला कौन सा होता है, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। तो आपको पता है मायोपिया में आपको दूर का साफ नज़र नहीं आता, और मायोपिया में लेंस कौन सा लगता है हमारा, कॉनकेव। तो ऊपर तो आप लगाएंगे कॉनकेव क्योंकि आपको दूर का साफ देखना है, और पास की निगाह किस में ख़राब हो जाती है, हाइपरमेट्रोपिया में। तो पास का देखना है तो आप अपनी निगाहें जो है वो नीचे करेंगे, और नीचे करेंगे तो आपको लगाना पड़ेगा कौन सा चश्मा, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये था आपका प्रेस बायोपिया। अब देख लेते हैं कैटरेक्ट क्या होता है। अब कैटरेक्ट की अगर हम बात करें तो कैटरेक्ट एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है, ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी आई लेंस के आगे एक झिल्ली आ जाती है, और आपने बहुत से बूढ़े लोगों को देखा भी होगा कि उनकी आँख के आगे वाइट वाइट सा हो गया है, आँख काला वाला जो पार्ट है हमारा उसके आगे वाइटनेस आ गई है। एक्चुअल में वो आई लेंस के ऊपर की एक झिल्ली होती है, और ये कभी कभी इतनी वाइट हो जाता है कि इसके ज़रिए जो रोशनी है वो अंदर नहीं जा पाती, आँख के अंदर हमारी रोशनी नहीं जा पाती। कैटरेक्ट का हिंदी में नाम होता है मोतियाबिंद। इसमें होता क्या है कि जैसे हमने बताया अभी, आई लेंस के ऊपर लेयर आ जाएगी, और लेयर आ गई है तो वो कभी कभी पूरी तरीके से ओपेक हो जाती है, जिसके अंदर लाइट बिल्कुल नहीं जा पाती, तो बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है। पहले थोड़ा थोड़ा सा दिखना बंद होता है, और जब ज़्यादा लेयर आ जाती है तो बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल एक ही इलाज है, वो है सर्जरी कराना, यानी ऑपरेशन होता है उनका, उस लेयर को हटा दिया जाता है और उनको बिल्कुल क्लियर साफ नज़र आने लगता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि वाई डू वी हैव टू आइज़। हमारी दो आँखें क्यों होती हैं, हमारी दो आँखें क्यों होती हैं, खूबसूरत दिखने के लिए। तीन आँखें होती, चार आँखें होती तो क्या होता। देखो भाई, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ताला ने हमें एक आँख नहीं दो आँखें दी हैं। क्यों दी है,
ताकि आप वाइडर फील्ड व्यू देख सकें। वाइडर फील्ड व्यू क्या होता है? तो देखिए, हमारी अगर एक आँख होती तो एक आँख सिर्फ 120 डिग्री तक देख सकती है। एक आँख जो है वो 120 डिग्री तक आपके एक आँख का व्यू होता है। लेकिन जब हमारी दो आँख होती है तो पूरा का पूरा 180 डिग्री का हमें व्यू मिलता है। 180 का मतलब है, अगर भाई ये दो आँखें हैं तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा मुझे नज़र आ रहा है सब कुछ। 180 का व्यू मुझे देखने को मिल रहा है दो आँखों की बदौलत। दूसरी चीज़ होती है, हम डिस्टेंस को एक आँख से देखेंगे तो पूरा एक्यूरेटली आप डिस्टेंस नहीं नाप सकते। अच्छी तरीके से डिस्टेंस आपको नापना है तो हमारी दोनों आँखों की मदद से हम बिल्कुल एक्यूरेटली अपना डिस्टेंस जो है नाप सकते हैं। तो जज करना है आपको डिस्टेंस और वाइडर फील्ड व्यू आपको देना है, तो इन दोनों के लिए दो आँखें होना ज़रूरी है। आँख निकालने में भाई लोग मर जाते हैं, आँखों को डोनेट कर देते हैं। तो जब आई डोनेट की जाती है, डॉक्टरों को कितना टाइम लगता है उसको निकालने में? डॉक्टरों को सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं आई को रिमूव करने में, और डेथ के बाद 4 से 6 घंटे के अंदर आंखें निकाल लेना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाती है। तो कौन डोनेट कर सकता है आँखों को? जिनको भी कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है वो अपनी आँखों को डोनेट कर सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ किसे कहते हैं? एक से दूसरे को लगने वाली डिजीज़। जैसे डायबिटीज़ भी है तो वो भी डोनेट कर सकते हैं अपनी आँख। हाइपर टेंशन है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो वो भी अपना आँखों को डोनेट कर सकता है। अस्थमा की बीमारी है वो भी डोनेट कर सकता है। कहने का मकसद ये है, जिसको भी कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है वो अपनी आँखों को डोनेट कर सकता है। कौन डोनेट नहीं कर सकते? जिनको कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि एड्स है, ल्यूकेमिया है। ल्यूकेमिया क्या होता है मुझे आप कमेंट में बताइए, कौन सी बीमारी है? ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही मशहूर बीमारी है, जानते सब हैं, बस इस नाम से हो सकता है बहुत से लोग नहीं जानते। तो ल्यूकेमिया क्या होता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टेटनस है, कॉलरा है, मेनिंजाइटिस है, ये सारी बीमारियाँ कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक से दूसरे को लगने वाली है। तो जिनको भी एक से दूसरे को लगने वाली बीमारियाँ होंगी वो अपनी आँखों को डोनेट नहीं कर सकते।